हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है हीट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हीट का ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कौन कौन से प्रोसीजर से होता है, उन सारे प्रोसीजर के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट किया है इस बुक के चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड कुछ बेसिक बातों के साथ में कि चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हम ये स्टडी कर चुके हैं कि वूलन क्लॉथ जो है वो एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं। और क्लास 6 की साइंस की जो एनसीईआरटी है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे कॉटन क्लॉथ हैं वो प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं। आप सभी को पता है कि विंटर सीजन में हम प्रेफरेंस देते हैं वूलन क्लॉथ्स को और समर सीजन में प्रेफरेंस देते हैं कॉटन क्लॉथ्स को। तो ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है क्लॉथ के बेसिस पर, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो आपके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और कौन से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है। तो सिंपल सा तरीका है, आप इस दोनों ऑब्जेक्ट्स को टच करोगे और टच करने के बाद में दोनों ऑब्जेक्ट में जो आपको फील आएगा टेम्परेचर डिफरेंस, उसके बेसिस पर आप क्लियर कर दोगे कौन से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है और कौन से का कम है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्लियर आंसर दो कि एक्यूरेट जो टेम्परेचर है उसके बारे में बताओ, तो आप जो है वो एक्यूरेट आंसर जो है उसका नहीं दे पाओगे कि कितना टेम्परेचर कौन कौन से ऑब्जेक्ट का है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर को मापने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी की, कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको मेज़र करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपके जब भी फीवर आया होगा तो आपने इस तरीका का प्रोसीजर अपने घर में किया होगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के बेसिस पर आपकी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेज़र किया गया होगा, जिसके बेसिस पर आप में जो फीवर है उसको एक तरीके से जांचने की, एग्जामिन करने की कोशिश की गई होगी। ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, यहाँ पर एक बल्ब जैसी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसमें मरकरी फिल होता है और इसी के बेसिस पर जो है वो टेम्परेचर की जांच की जाती है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो प्रेजेंट टाइम में डिजिटल फॉर्मेट में इसका यूज़ किया जाने लगा है, क्योंकि ये मरकरी जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है और अगर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है डैमेज हो जाता है तो इस मरकरी को एक तरीके से सेटल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश की गई है। ओके, तो आपको ध्यान में ये होना चाहिए कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका एक एवरेज टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल्सियस में भी यहाँ पर जो रेडियस है वो दे रखी है और फ़ारेनहाइट में भी यहाँ पर टेम्परेचर को दे रखा है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हमने बात की, तो इसकी रेडियस जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलती है। तो ये तो बात कर ली हमने ह्यूमन बॉडी की, कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू नाप सकते हैं, लेकिन और भी अदर ऑब्जेक्ट होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं माप सकते हैं। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है जो भी हमारे एक तरीके से जो भी हमारी प्रयोगशाला में, ओके, यहाँ पर हम देखें, यहाँ देखिए, हाँ, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है उसका यूज़ किया जाता है अदर ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मापने के लिए। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि किसी ऑब्जेक्ट्स का जो टेम्परेचर है उसको हम किस तरीके से माप सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हीट का ट्रांसफर जो है वो किस किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम 3 प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो है कंडक्शन, सेकंड हमारा प्रोसीजर है वो है कन्वेक्शन और थर्ड हमारा प्रोसीजर है वो है रेडिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन में आप ये मानो कि जो हमारे सॉलिड जो मैटर होते हैं, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें हीट का ट्रांसफर जो है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन में आप ये मानिए कि ये आपके पास में गैस का बर्नर है और यहाँ पर आपने लोहे की जो रोड जो है वो ले रखी है, इस तरीके से आपने इसको पकड़ रखा है। तो यहाँ पर रेगुलर जो है लोहे की रोड का ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर रेगुलर गर्म हो रहा है। कुछ टाइम के बाद में आप फील करते हो कि ये वाला जो हिस्सा जहाँ से आपने पकड़ रखा है लोहे की रोड को वो भी गर्म हो जाता है। अब ये किस प्रोसीजर के तहत हुआ, तो हमने ये देखा कि यहाँ का हिस्सा हम गर्म कर रहे थे, इस पार्ट को हम गर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये पार्ट भी गर्म हो गया। तो यहाँ पर हीट एनर्जी जो है उसका ट्रांसफर देखने को मिला कंडक्शन की वजह से। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो 2 चीज़ें समझिए
कि कुछ हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक तरीके से इजीली जो है वो अपने अंदर से हीट का ट्रांसफर होने देते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर से हीट का ट्रांसफर इजीली नहीं होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो यहाँ पर दो टर्म हमारे समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि सॉलिड, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनमें इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होगा कि यहाँ पर आपने हीट दी, हीट के बाद में इन पार्टिकल्स को हीट मिली, तो हीट मिलने के बाद में जैसे ही इनको एनर्जी मिली, ये एक तरीके से वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने के साथ में अपनी जो एनर्जी है उनको आगे ट्रांसफर कर देते हैं। सेम इसी तरीके से सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया कंडक्शन के बारे में। अब सेकेंड पार्ट है जिसमें हीट का ट्रांसफर देखने को मिलता है, वो होते हैं कन्वेक्शन। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एयर और वाटर जो है वो क्या है? इंसुलेटर है। हीट के इंसुलेटर है एयर और वाटर। तो इनमें हीट का ट्रांसफर फिर कैसे देखने को मिलता है? तो यहाँ पर मान लो ये बर्नर है, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, उसमें वाटर को आपने फिल किया और इस तरीके से वाटर को गर्म करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने बर्तन लिया जिसमें आपने पानी को भरा है, इसमें हीट का ट्रांसफर जो है वो तो किसके थ्रू हो रहा है? कंडक्शन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ये वाले पार्टिकल जो इसके गर्म हो रहे हैं, फिर इसके बाद में इस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। लेकिन इसके अंदर जो पानी है वो उसमें हीट का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है? तो वो हो रहा है कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन क्या प्रोसीजर होता है कि पानी के नीचे के जो पार्टिकल हैं वो गर्म हो रहे हैं, गर्म होने के बाद में पानी का पार्टिकल जो है वो एक तरीके से एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करेगा तो मान लो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, और जब डेंसिटी कम होती है तो वो यहाँ से ये जो वाले पार्टिकल हैं, ये वाला जो हिस्सा है पानी का, वो ऊपर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर इस एरिया को फिल करने के लिए जो हैवी वाटर है, मतलब जिसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जब तक ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है वाटर में, जब तक यहाँ पर ये जो कंप्लीट वाटर है वो सेम टेम्परेचर सारे का प्रेजेंट नहीं हो जाता है, तब तक इसी तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा कि ये बर्तन है, बर्तन में से ये पानी जो है, पानी के पार्टिकल जो है ये ऊपर आते रहेंगे और यहाँ से नीचे आता रहेगा, या फिर यहाँ से नीचे आता रहेगा, जो भी प्रोसीजर है। मतलब जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे जाता रहेगा, और जब तक इक्वल टेम्परेचर नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कन्वेक्शन के बारे में। अब सेम प्रोसीजर होता है एयर में। एयर में क्या होता है कि एयर जो है वो गर्म होती है, और गर्म होने के साथ में जो एयर गर्म होगी वो अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगी, और उसको फिल करने के लिए जो हैवी एयर जो है ओके वो यहाँ पर नीचे आती रहेगी। तो ये प्रोसीजर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक बात ध्यान में रखनी है कि देखो, कंडक्शन में हमने देखा कि लोहे की रोड को हमने गर्म किया, तो इसमें जो पार्टिकल हैं वो अपनी एनर्जी आगे वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं। मतलब पार्टिकल जो है वो अपनी जगह से हट करके नहीं जाते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, वो वहीं पर प्रेजेंट है, बस अपनी एनर्जी को आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कन्वेक्शन प्रोसीजर है उसमें अगर हम देखें तो पार्टिकल जो है वो खुद मूव कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए खुद मूव कर रहे हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ज्योग्राफी में जब हम डिस्कस करते हैं हमारे ओशन और सीज के बारे में, तब भी ये प्रोसीजर जो है वो हमारे काम आता है। तो यही तो होता है ना, हम यूपीएससी या जो भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी सब्जेक्ट जो हैं वो हमें पढ़नी होती हैं। तो वो सारी सब्जेक्ट को जब आप कंप्लीटली स्टडी कर लोगे ना, तो एक लेवल के बाद में आपको देखने पे लगेगा कि अरे ये तो सारी सब्जेक्ट जो है वो आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए तो हमारा जो सिलेबस होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ना, कि जब तक हम उनको नहीं पढ़ते हैं, कंप्लीट तरीके से स्टडी नहीं करते हैं, तभी जाकर के हमें डिफरेंस क्रिएट होता है। तब जाकर के जब हम सारी सब्जेक्ट के जो बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में लगता है कि अरे ये तो सारी आपस में कनेक्टेड है। ओके, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में हमने देखा। अब हम बात कर, हाँ, कन्वेक्शन में एक बात और है कि हमारे कोस्टल एरियाज में, पूरे वर्ल्ड में कोस्टल एरियाज में जो भी लोग रहते हैं उनको दो तरीके का फिनोमिना देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लैंड ब्रिज और बोलते हैं सी ब्रिज। ओके, तो इस प्रोसीजर के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं रेडिएशन के बारे में। देखो, कोई भी जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है, जब वो एक तरीके से, जैसे हम बात करें हमारे सन की,
तो सन जो है वो अपने में से हीट को जो है वो ट्रांसफर करता रहता है। तो हीट को सन जो है वो ट्रांसफर करेगा और हमारी अर्थ जो है वो उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है और सन क्या है, सन एक स्टार है। स्टार के पास में खुद की एनर्जी और खुद की हीट जो है वो होती है, और यहाँ पर जो प्लैनेट है अर्थ उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर सन से जो है वो कुछ हीट यहाँ पर ट्रांसफर होगी, जिसमें से कुछ तो हमारी अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को यहाँ पर दोबारा से क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से दोबारा से वापस भेज दिया जाता है। ओके, तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो यहाँ पर रेडिएशन जो है उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सन से अर्थ जब सन रेज आती हैं तो बहुत सारा एरिया ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा एटमॉस्फेयर में हमें जगह देखने को मिलती है जहां पर मीडियम अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी रेडिएशन दिखने को मिलता है। तो ये रेडिएशन का प्रोसीजर हमने देखा। अब हम बात करेंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसको लेकर के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी आपकी होनी चाहिए कि किस तरीके से ये प्रोसीजर जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कन्वेक्शन के बारे में हमने देखा कि इस तरीके से जो वाटर है और जो एयर जो है वो काम करता है। तो देखो सी ब्रिज क्या होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारे कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना को फील करते हैं। तो दिन के टाइम में हम क्या देखते हैं कि आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो देर से तो गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ये जो बेसिक स्टेटमेंट है ना वो आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये बाद में चीजें रिलेट होती हैं। तो वाटर क्या है, देर से गर्म होएगा और देर से ही ठंडा होएगा, लेकिन लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो दिन के टाइम क्या होगा कि लैंड जो है वो क्या होगा, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो जल्दी गर्म होगी तो इसके ऊपर की जो एयर है वो क्या होगी, ऊपर की एयर जो है वो भी गर्म हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी। तो इसको फिल करने के लिए फिर यहाँ से जो सी वाटर है, कोस्टल एरिया की हम बात कर रहे हैं ना, मान लो ये हमारे इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अर्थ जल्दी गर्म हो गई तो इसकी जो एयर है वो तो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और यहाँ से जो सी की जो ब्रिज है, सी के ऊपर जो हवा है वो यहाँ पर इसको फिल करने की कोशिश करेगी। तो इसको बोलते हैं सी ब्रिज। Warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea called the sea breeze. मतलब दिन के समय जो हवा चलती है उसको बोला जाता है सी ब्रिज। इस तरीके से आप समझिए कि यहाँ पर ये लैंड एरिया है। एक सेकेंड, ये लैंड एरिया है। ओके, अब यहाँ की जो एयर है वो जल्दी गर्म हो जाएगी क्योंकि लैंड एरिया जल्दी गर्म होता है। पानी जो है, वाटर जो है वो देरी से गर्म होगा, देरी से ठंडा होगा। तो यहाँ की एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, इसको फिल करने के लिए यहाँ की एयर यहाँ पर आएगी। तो ये होता है डे टाइम प्रोसीजर, इसको बोला जाता है सी ब्रिज। और यहाँ पर नाइट टाइम क्या होता है कि लैंड एरिया जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और सी एरिया जो है वो देर से ठंडा होता है। मतलब यहाँ की जो एयर है वो गर्म है तो वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो इसको फिल करने के लिए यहाँ की एयर, लैंड एरिया की जो एयर है वो यहाँ पर जाएगी और यहाँ की एयर जो है वो यहाँ पर आएगी। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसीजर को बोलते हैं नाइट टाइम में, इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ओके, तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कन्वेक्शन प्रोसीजर है उसके थ्रू ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और रेडिएशन में हमने क्या देखा है कि जो भी एक तरीके से यहाँ पर देखिए कि सन से जो हीट है जो हमें मिलती है उस प्रोसीजर को हम रेडिएशन बोलते हैं। और इसमें द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि समर और विंटर में जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें डिफरेंस क्यों होता है। डिफरेंस का बेसिक रीजन ये होता है कि गर्मियों में जो हम कपड़े पहनते हैं वो थोड़े से हल्के रंग के होते हैं, लाइट कलर होता है, और सर्दियों में जो हम कपड़े पहनते हैं वो डार्क कलर के भी हो सकते हैं। देखो इसका बेसिक रीजन ये है कि जो एक तरीके से लाइट कलर जो होते हैं ना वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं और जो डार्क कलर हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप समर के टाइप में डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि वो एक तरीके से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हो समर में तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी हीट जो है उसको कम एब्जॉर्ब करेंगी और आपको समर जो है वो काफ़ी कम परेशान करेगी। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो वूलन के कपड़े पहनते हैं हम सर्दियों के टाइम में। क्यों पहनते हैं भाई, देखो
इन विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। आप सभी को पता है वूल जो है वो एक हीट का पुअर कंडक्टर है। और इसके अलावा देखो वूल का जो फाइबर मतलब वूल से जो कपड़े बने होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसमें एयर जो है वो फंसी होती है। और एयर जो है आप सभी को पता है कि बैड कंडक्टर है। बैड मतलब एक तरीके से इंसुलेटर है हीट का। तो हमारी बॉडी से जो भी हीट निकलती है उसको बाहर नहीं निकलने देती है, एक तरीके से ट्रैप करके रखती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो ठंड कम लगती है। इसलिए हम वूलन क्लोथ जो है वो पहनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बताया हुआ है कि सर्दियों के टाइम में आप एक मोटा कंबल ओढ़ो या दो पतले कंबल जो है वो ओढ़ो। दो पतले कंबल जो है अलग अलग दो पतले कंबल ओढ़ो। तो दो पतले कंबल जो आप ओढ़ोगे उसमें आपको कम ठंड लगेगी, क्योंकि दोनों के बीच में एयर की जो लेयर है वो एक तरीके से फंसी हुई है और वो इंसुलेटर का काम करती है और हमारी हीट को बाहर नहीं निकलने देती है और हमें जो है वो ठंड से बचाई रखती है। तो ये कुछ चीज बेसिक बातें इस चैप्टर में बताई हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं समरी की इस चैप्टर की, जिसमें इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है। कि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम टच करते हैं तो उसका हम बता तो सकते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है, लेकिन उसका एक्यूरेट जो टेम्परेचर है वो नहीं बता सकते। टेम्परेचर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की जो डिग्री है उसका मेजरमेंट है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेजर किया जाता है। इसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जिससे दूसरे पर्पज के लिए जिसका यूज किया जाता है उसकी रेंज जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हीट जो है वो फ्लो करती है एक बॉडी से ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। मतलब हायर टेम्परेचर जहाँ पर है और जहाँ पर लो टेम्परेचर है उसके बीच में हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कंडक्शन। तो कंडक्शन में हमने क्या देखा कि लोहे की रोड का ये पार्ट जो है वो गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा हीट हुई, ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, और यहाँ पर लो टेम्परेचर, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर देखने को मिला। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हमने देखा कि यहाँ का जो वाटर है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होना जो है वो हीट का दूसरा प्रोसीजर। और रेडिएशन में भी क्या होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी जो भी रे है उसको ट्रांसफर करते हैं, अपनी हीट को ट्रांसफर करते हैं, और ये हमें सन में प्रोसीजर देखने को मिलता है। ओके, तो हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर। देर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another. There are conduction, convection and radiation. सॉलिड में ज़्यादातर हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू होता है, लिक्विड और गैस में ज़्यादातर कन्वेक्शन, और जो रेडिएशन होता है उसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वो मटेरियल जो अपने अंदर से इजीली हीट को ट्रांसफर होने देते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, और वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को इजीली ट्रांसफर नहीं होने देते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करते हैं, और लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो कम हीट को ऑब्जर्व करते हैं। इसी कारण ये होता है कि समर में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। वूलन क्लॉथ जो है वो विंटर के टाइम में गर्म होते हैं। इसका कारण ये है कि वूल जो है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, और इसके अलावा इसके बीच में फाइबर के बीच में जो है वो एयर फंसी होती है, एयर ट्रैप कर लेती है हीट को, और इस तरीके से वूल जो है वो हमें गर्म रखते हैं। तो इस चैप्टर का ये जो समरी है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो स्पेसिफिक साइंस का, तो उसके लास्ट में जो समरी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारी बेसिक बातें पता होती हैं, क्योंकि साइंस एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं ना उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाई होती हैं। तो ये क्लियर जो स्टेटमेंट होता है वो आपको यहाँ पर समरी में क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर पढ़ने के बाद में आप समरी को जरूर से पढ़ा करो। ओके, तो ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 था। हमने बेसिक डिस्कशन यहाँ पर किया है। अगर आप यहाँ तक आए हो, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।